नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। जैसा कि हम गणित की शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें छात्र केंद्रित विधियों में हमने 3 विधियां पढ़ ली है: खेल विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। लेकिन उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने मैथ्स का पाठ्यक्रम अभी तक नहीं किया है या रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जिसमें रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स के नाम से इसे देख सकते हैं, जहां बिल्कुल जो मैथ्स है वो स्टार्टिंग से 0 लेवल से करवाई गई है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विश्लेषण विधि, जिसे एनालिटिक मेथड भी कहा जाता है। अर्थात एनालिसिस करना, किसी भी समस्या का क्या करना, एनालिसिस करना। तो सबसे पहले देखिए इसका अर्थ क्या है। अर्थ है अलग अलग करना, यानी एक शिक्षक के द्वारा किसी बड़ी समस्या को अलग अलग खंडों में विभाजित करके फिर उसका समाधान करना। जैसे एक ये बड़ी समस्या है और इसके अलग अलग क्या कर लिए, खंड कर लिए। पहले इस खंड का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, फिर उससे आगे वाले का, फिर उससे आगे वाले का और उससे आगे वाले का, और एक बड़ी समस्या का क्या हो जाएगा, एक समाधान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है। कि एक अध्यापक के द्वारा बड़ी समस्या का, कि एक अध्यापक के द्वारा बड़ी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके छात्रों की समस्याओं का क्या किया जाता है, समाधान किया जाता है। अर्थात समाधान करना। और छात्र उस समस्या को क्या करते हैं, सुनते हैं, और सुनकर अपनी तर्क शक्ति का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। छात्र अपनी तर्क शक्ति और अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर जब उनका आंसर देते हैं, यानी उस समस्या का क्या करते हैं, आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, तो इसी को विश्लेषण विधि कहा जाता है। अर्थात विश्लेषण विधि से शिक्षण करवाना कहा जाता है। तो ये है इसका विश्लेषण विधि का मतलब। तो अब ध्यान लेते हैं अपने इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। देखिएगा कि एनालिटिक शब्द अंग्रेजी के एनालिसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है अलग करने की प्रक्रिया। अर्थात विश्लेषण विधि अलग करने की प्रक्रिया पर आधारित है। तो ये अभी अपनों ने पढ़ा है, जिसमें वस्तु या समस्या के संपूर्ण रूप के अध्ययन से प्रारंभ करते हैं और समस्या की तह तक पहुंचने के लिए उसे छोटे छोटे अंशों में बांटकर उसका अध्ययन व विवेचना करते हैं। तो यहाँ क्या था, एक समस्या थी और उसकी तह तक पहुंचने के लिए क्या किया, इस समस्या को छोटे छोटे खंडों में क्या कर लिया, विभाजित कर लिया, और फिर उस समस्या को व्यवस्थित तरीके से क्या किया, समाधान किया, जो अज्ञात से ज्ञात की ओर इंगित करती है। ये शिक्षण सूत्र कौन से शिक्षण सूत्र पर काम करती है विश्लेषण विधि? अज्ञात से ज्ञात की ओर इंगित करती है शिक्षण सूत्र। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण करके समस्या के हल को प्राप्त किया जाता है। यानी एक ये समस्या थी, अपने पास एक समस्या थी जो अज्ञात थी, और इस समस्या को क्या किया, अलग अलग खंडों में विभाजित कर लिया। यानी अज्ञात समस्या से हमने क्या किया, उसको ज्ञात कर लिया, अलग अलग खंडों में बांटकर। तो ये शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर काम करती है, किसमें, विश्लेषण विधि में। तो देखिएगा फिर से कि इस विधि की सहायता से किसी भी समस्या के कठिन भाग का विश्लेषण करके समस्या के हल को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। यह विधि चिंतन स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल का शिक्षण व अधिगम कराती है। यानी बच्चे क्या करते हैं, तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, अपनी मानसिक शक्ति का विकास करते हैं। यानी यहाँ इस विधि में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का शिक्षण अधिगम होता है। और ये जो शिक्षण विधि है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेखा गणित और ज्यामिति, इसका प्रयोग जो है वो रेखा गणित और ज्यामिति की जो प्रमेय होती है उसमें सबसे ज़्यादा किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। जैसे हमने 10th और 9th में पढ़ा है, एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, जिसमें लिखा होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और इसे सिद्ध करना है। तो ये जो थ्योरम दी हुई है, ये क्या है, बच्चों के लिए अज्ञात है।
तो इसको क्या करेगा अध्यापक, छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके प्रमेय को क्या कर देगा, सिद्ध कर देगा। इसी तरह से बीजगणित में भी होता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, 10th क्लास में है, या फिर √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से ये अज्ञात संख्या है, अज्ञात राशि है, समस्या है, और इसको अलग अलग खंडों में विभाजित करके टीचर क्या करता है, समस्या का समाधान करता है, और बच्चे उस समस्या को क्या करते हैं, सुनते हैं, सुनकर उनका चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं और उस समस्या का आंसर देते हैं, यानी उस समस्या को समझ लेते हैं। तो ये है विश्लेषण विधि का अर्थ। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो विश्लेषण विधि है वो सबसे ज़्यादा यूज कहाँ की जाती है, रेखा गणित यानी ज्यामिति की जो प्रमेय है उनको सिद्ध करने में सबसे ज़्यादा उपयोग में ली जाती है। आइए अब जान लेते हैं विश्लेषण विधि के गुण क्या है। तो विश्लेषण विधि के गुण जो है वो है कि स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। यानी बच्चों को जब एक थ्योरम बता दी तो बच्चे क्या करेंगे, उस थ्योरम से रिलेटेड और थ्योरम भी क्या करेंगे, हल करेंगे, और उनका क्या होगा, मानसिक विकास होगा। यानी स्वयं समस्या का समाधान करने और हल खोजने पर क्या कर देती है, ये बल देती है। यानी क्या, क्यों, कैसे का उत्तर खोजते हैं किस विधि में, विश्लेषण विधि में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। ये जो गुण है इन लाइनों को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो क्या, क्यों, कैसे का उत्तर खोजना कौन सी विधि में है, विश्लेषण विधि में है। दूसरा देखिएगा कि स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात इसमें क्या होता है कि बच्चा जब प्रमेय करता है या समस्या का समाधान करता है तो समय ज़्यादा लेता है, और समय ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा टाइम तक क्या होगा, उसका स्थायी ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा। यानी शिक्षण अधिगम के क्रियाशीलता पर सिद्धांत पर ये काम करती है, यानी करके सीखना, करके सीखना, तो स्थान जो ज्ञान होगा वो क्या होगा, स्थायी होगा। तीसरा पॉइंट देखिए कि यह मनोवैज्ञानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि वही होती है जो बाल केंद्रित विधि है, और विश्लेषण विधि क्या है, एक छात्र केंद्रित विधि है जिसमें बालक क्या होता है, पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है, जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। यानी बच्चे क्या करते हैं, इस विश्लेषण विधि में तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, अपनी चिंतन शक्ति का उपयोग करते हैं। यानी बालक क्रियाशील रहता है और मानसिक शक्ति का क्या करता है, विकास करता है। नेक्स्ट देखिएगा कि यह विधि विद्यार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। यह विधि जो है वो विद्यार्थी में आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। नेक्स्ट देखिएगा कि यह वैज्ञानिक विधि है। वैज्ञानिक विधि इसलिए है क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर है। जब इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो एक व्यवस्थित तरीके से इसको सोल्व किया जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, वैज्ञानिक विधि है। विज्ञान में भी क्या होता है, किसी भी समस्या का क्या किया जाता है, व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध से अध्ययन किया जाता है, तो ये वैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट देखिएगा कि यह माध्यमिक कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी ये 9th और 10th की कक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे विश्लेषण नहीं कर सकते अपने दिमाग से। अब जान लेते हैं इसके दोष क्या है। तो दोष में सबसे पहला भी पॉइंट यही आ रहा है कि ये जो विश्लेषण विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोग नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चे इतने विश्लेषण नहीं कर सकते। समय अधिक लगता है, समय ज़्यादा लगेगा थ्योरम जब प्रूफ करेंगे या फिर छोटे छोटे खंडों में बांटकर उस समस्या का समाधान करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। फिर देखिए तीसरा दोष इसका क्या है, कुशल अध्यापक की आवश्यकता होती है, यानी एक जो अध्यापक होता है वो अच्छा जो अपने सब्जेक्ट में कमांड रखेगा वही इस विधि का उपयोग कर पाएगा। फिर देखिएगा कि यह जो विधि है वो अधिक तर्क शक्ति और सूक्ष्म की आवश्यकता होती है, यानी इसमें क्या करना पड़ता है, अधिक तर्क करना पड़ता है, अधिक दिमाग लगाना पड़ता है, सूझ की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म नहीं है, सॉरी यहाँ सूझ है, सूझ की आवश्यकता, यानी सोचने की शक्ति क्या करती है, ज़्यादा उपयोग की जाती है विश्लेषण विधि में एक अध्यापक और एक बच्चों के द्वारा। तो ये थे इस विश्लेषण विधि के दोष। तो चलिए दोस्तों अगली विधि की बात कर लेते हैं जिसका नाम है संश्लेषण विधि, जिसे सिंथेटिक मेथड भी कहा जाता है, जो विश्लेषण विधि की बिल्कुल ऑपोजिट है, जहां शिक्षण सूत्र काम करेगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, जबकि विश्लेषण विधि में शिक्षण सूत्र अज्ञात से ज्ञात की ओर काम कर रहा था। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक समस्या को हल किया जाएगा, किस तरीके से उसको छोटे छोटे अंशों से प्रारंभ किया जाएगा और एक बड़ी समस्या का हल किया जाएगा, जबकि विश्लेषण विधि में बड़ी समस्या को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लिया जाता था। तो यहाँ क्या होगा
यहाँ देखिए इसका अर्थ समझ लेते हैं, एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं कि एक अध्यापक द्वारा बच्चों के सामने एक घनाभ के ज्ञात तथ्य बता दिए गए। जैसे इसकी लंबाई बता दी 2 मीटर, चौड़ाई बता दी 3 मीटर और ऊंचाई बता दी मान लो 5 मीटर। अब ये क्या है, ये ज्ञात तथ्य है, ये ज्ञात तथ्य है और इसमें पूछ लिया कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके लिए सूत्र लगाया जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक अज्ञात समस्या हो गई। तो यहाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र काम करता है। चलिए आइए जान लेते हैं अब इसके शाब्दिक अर्थ में कि क्या है। कि संश्लेषण का अर्थ किसी वस्तु के विभिन्न अंशों से प्रारंभ करके, यानी वस्तु के विभिन्न अंशों से प्रारंभ करके संपूर्ण की ओर चलने से है। यानी जहाँ ये जैसे छोटे छोटे अंश थे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और संपूर्ण अंश का मतलब ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया या इसका आयतन भी निकाल सकते थे, तो वो अज्ञात था। कि यह विधि विश्लेषण विधि के विपरीत होती है, ये तो हमने बात कर ली। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर चला जाता है, तो ये भी बात हो गया। विश्लेषण व संश्लेषण विधि का प्रयोग एक दूसरे के साथ किया जाता है, यानी इन दोनों विधियों का जो उपयोग है गणित में एक दूसरे के साथ किया जाता है। कि इसमें अकेली किसी विधि का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि अकेली यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण व अधिगम कराती है। ये जो संश्लेषण विधि है वो मेमोरी लेवल का काम करती है, यानी शिक्षण करती है। कौन सा, मेमोरी लेवल का। बच्चों को क्या किया जाता है, सूत्र बता दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि इस सूत्र को याद कर लो, यानी मेमोरी लेवल का शिक्षण अधिगम हो गया ये, यानी रटने पर बल देती है। कि यदि इसे विश्लेषण विधि के उपरोक्त प्रयोग करें तो यह चिंतन स्तर का शिक्षण कराती है। यानी इसको अगर मैं विश्लेषण विधि के उपरोक्त में प्रयोग करूं तो ये क्या करेगी, चिंतन स्तर का शिक्षण कराएगी, रिफ्लेक्टिव लेवल का चिंतन कराएगी, जो विश्लेषण विधि में हमने पढ़ा था। चलिए अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल है, जैसे ये लिखा है कि एक बगीचे की लंबाई व चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर है। बगीचे के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको अच्छी तरह से देखिएगा कि ज्ञात जो तथ्य है वो क्या है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी रास्ते की चौड़ाई है। अब रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये क्या हो गया, अज्ञात तथ्य हो गया। मतलब यहाँ क्या हो गया, संश्लेषण हो गया, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर सिंथेटिक मेथड का उपयोग करके हम क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जहाँ रास्ते का क्षेत्रफल का, यानी यहाँ पे क्या किया जाएगा, सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ क्या किया जाएगा, सूत्र का उपयोग किया जाएगा। एक शिक्षक के द्वारा शिक्षण अधिगम किस तरह से करवाया जाएगा, सूत्र को बता के करवाया जाएगा। सूत्र पहले से बता दिया जाएगा बच्चों को, और बच्चे क्या करेंगे, उस सूत्र का उपयोग करेंगे और सूत्र में उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और उस अज्ञात जो राशि है उसका मान निकाल लेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखिएगा कि यदि जैसे मान लो कि a बराबर b है, ये ज्ञात है, b बराबर c है, ये भी ज्ञात है, तो a बराबर c हो जाएगा, वो अज्ञात था। कैसे था, a b के बराबर है, b c के बराबर है, यानी b का मान यहाँ पे क्या रख दिया, c रख दिया। तो यहाँ कॉमन देखो b कट गया तो a बराबर c हो गया। तो ये क्या था, अज्ञात था। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का काम ले सकते हैं इसमें। तो अब देखिए जान लेते हैं इसके गुण क्या क्या है, किसके, संश्लेषण विधि के। तो देखिएगा कि यह विधि सरल, सूक्ष्म और क्रमबद्ध है। सरल इसलिए है क्योंकि इसमें एक सूत्र बता दो और उस सूत्र के आधार पर अलग अलग क्वेश्चन दे दो, वो जल्दी से जल्दी इस समस्या को क्या कर लेगा, हल कर लेगा, फॉर्मूला याद है तो। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि छोटे फॉर्मूले से या कोई और फॉर्मूले से क्या करेंगे, उस समस्या का क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और क्रमबद्ध यानी सूत्र का उपयोग किया जाएगा, वो क्रमबद्ध किया जाएगा। अध्यापक क्या करेगा, बच्चों को एक सूत्र बता देगा। और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि एक बाल केंद्रित विधि है। नेक्स्ट देखिएगा कि समस्या का हल जल्दी निकलता है। अब जल्दी इसलिए निकलेगा क्योंकि जब फॉर्मूला पता होगा तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का हल निकाल लेंगे। और फॉर्मूला याद नहीं होगा तो उस समस्या का हल नहीं होगा, अर्थात कम समय लेती है, यानी फॉर्मूला होगा तो जल्दी से जल्दी आंसर निकल जाएगा।
फिर देखिएगा गुण कौन सा है कि स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है, यानी मेमोरी लेवल में क्या करती है, विकास करती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर फॉर्मूले याद होंगे तो वो क्या होगा, जो मेमोरी लेवल है उसमें क्या होगा, विकास होगा, उसमें मदद मिलेगी क्वेश्चनों को सोल्व करने का। देखिएगा नेक्स्ट कि मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए उपयोगी विधि है। अब मंद बुद्धि छात्रों के लिए उपयोगी कैसे है, अगर एक मंद बुद्धि का बच्चा है और उसको बता दिया कि लंबाई किसी आयत की 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, और उसको याद करवा दिया कि इसको L इंटू बी यानी इन दोनों का गुणा करना है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बस। तो बच्चे इतना तो सीख सकते हैं कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से वो क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता है, भले उसको ये ना पता हो कि क्षेत्रफल क्या होता है, लेकिन वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के उसका क्षेत्रफल जरूर निकाल देगा। इसलिए मंद बुद्धि वाले छात्रों के लिए क्या है, उपयोगी विधि है। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकतर गणितीय समस्याएं इस विधि से ही हल की जाती है। यानी गणित की ज़्यादातर जो समस्याएं होती है वो क्या होती है, संश्लेषण विधि के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। कैसे, ज़्यादातर गणित में क्या होते हैं, सूत्र यूज किए जाते हैं, चाहे वो सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, सब में क्या किया जाता है, सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का इसी विधि से हल किया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि संश्लेषण विधि के जो दोष है वो क्या रहेंगे। तो कमियां जो होती है वो सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। तो यहाँ भी इस विधि का देखिएगा कि दोष क्या है कि ये रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। रटने की प्रवृत्ति पर बल इसलिए देती है क्योंकि फॉर्मूले अगर बच्चों को क्लास में बता देंगे कोई भी चैप्टर का, तो वो बच्चे क्या करेंगे, उनको याद करेंगे, रटेंगे, तभी उन समस्याओं का हल करेंगे। तो इसलिए रटने की प्रवृत्ति पर क्या देती है, ये बल देती है। नेक्स्ट देखिएगा कि अन्वेषण क्षमता यानी खोज करने का विकास नहीं हो पाता। यानी खोज करने का विकास इसलिए नहीं होता क्योंकि फॉर्मूला अगर बता दिया तो बच्चे नई चीज़ को नहीं सीखेंगे, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या करेंगे, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। 3 नंबर देखिएगा कि अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। अर्जित ज्ञान अस्थायी इसलिए होता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप सरल ब्याज कर रहे हो या चक्रवृद्धि ब्याज कर रहे हो, तो वहाँ अगर आपने कोई एक फॉर्मूला भूल गए, जैसे समय निकालने का फॉर्मूला भूल गए, तो आप उस क्वेश्चन में समय निकाल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ क्या डिपेंड करेगा कि सूत्र ही डिपेंड करेगा, फॉर्मूले डिपेंड करेंगे। तो अर्जित ज्ञान क्या होगा, अस्थायी होगा, स्थायी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि दोष इसका क्या है, संश्लेषण विधि द्वारा विद्यार्थियों में तर्क, विचार व निर्णय शक्ति का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। यानी बच्चे क्या कर सकते हैं कि इस विधि से तर्क नहीं कर सकते, विचार उत्पन्न नहीं होगा उनमें, निर्णय करने की शक्ति का विकास नहीं होगा, यानी निर्णय सही ढंग से नहीं ले पाएंगे। तो ये विधि के इसके क्या रहेंगे, दोष रहेंगे। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। यदि आपको कम समझ में आई है तो आप वीडियो को फिर से देखिए और अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।